हेलो एवरीवन, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोनिका में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट सेकंड चैप्टर जो है हमारा, उसके प्रश्न हम देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 इस वीडियो में हम देखेंगे कि यह 20वीं शताब्दी के एक सुविख्यात अभिलेखा शास्त्री DC सरकार का वक्तव्य है। DC सरकार एक अभिलेखा शास्त्री से उन्होंने कुछ बात कही है कि भारतीयों के जीवन, संस्कृति और गतिविधियों का कोई ऐसा पक्ष नहीं है जिसका प्रतिबिंब अभिलेखों में नहीं है। इसके बारे में चर्चा कीजिए। देखिए, अभिलेख जो लिखे गए प्राचीन समय में, उनमें जो भी लिखा गया है उनमें वो सारी बातें हैं जो भारतीयों का जीवन है, उनकी हमारी संस्कृति है, हमारी गतिविधियाँ, मतलब हम जो कार्य किस तरीके से जो अपने कार्य करते हैं, चाहे वो दैनिक कार्य हों, तो ये सारी बातें जो हैं अभिलेखों में इनका वर्णन किया गया है। वही हम देखने वाले हैं इस प्रश्न में। पत्थर, धातु और मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर स्तर पर खुदे हुए लेखों को अभिलेख के नाम से जाना जाता है। देखिए, अभिलेख होते क्या हैं? अभिलेख का मतलब होता है या तो किसी पत्थर पर, या किसी धातु पर, या किसी कठोर सतह पर जब कोई शासक, कोई राजा या कोई व्यक्ति कुछ खुदवा कर कुछ लिखवाता था, उत्कीर्ण करवाता था, तो उनको बोलते हैं अभिलेख। अभिलेख अथवा उत्कीर्णित लेख मतलब खुदवाए हुए पुरातात्विक साधनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। देखिए, पुरातात्विकों को जो भी पुरातत्व वेताओं को जो भी सामान मिलता है खुदाई के समय, उसमें जो अभिलेख मिले हैं वो एक महत्वपूर्ण साधन है, जिसके बारे में वो अतीत की पूरी जानकारी उनको प्राप्त हो जाती है। अभिलेख जो है पत्थर के स्तूपों पर, मंदिरों की दीवारों पर, ईंटों, ताम्रपत्र, मूर्तियों, मोहरों आदि पर लिखे हुए मिलते थे। बहुत सारी जगह लिखे मिले हैं, या तो पत्थर के ऊपर खुदवाए गए थे, या मंदिरों की दीवारों पर लिखवाया गया था, ईंटों के ऊपर कुछ लिखवाया गया था, या मूर्तियों के ऊपर, तांबे के पत्तों के ऊपर, या फिर मोहर जो होती थी उसके ऊपर भी ये लोग कुछ ना कुछ लिखवाते रहते थे। तो इस तरह के अभिलेख आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं। ये एक ताम्रपत्र अभिलेख है, इसके ऊपर देखिए लिखवाया खुदवाया गया है। तो इस तरह से जो अभिलेख हमें मिलते हैं उनसे बहुत जो है अतीत के बारे में हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। अभिलेख में उनके निर्माताओं की उपलब्धियाँ, क्रियाकलाप और उनके विचारों का उल्लेख किया जाता है। जो भी अभिलेख अगर हम कोई देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि वो किसने बनवाया, उसकी उपलब्धियाँ क्या थी, किस तरह से वो कार्य करते थे, उनके विचार कैसे थे, ये सारी बातें हमें अभिलेख से पता चलता है। इनमें राजाओं के क्रियाकलाप, पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का विवरण भी मिलता है। राजा जो भी क्रियाकलाप करता था उसके बारे में जानकारी मिलती है, या फिर जो लोग धार्मिक दान वगैरह देते थे उनके बारे में हमें अभिलेखों से पता लगता है। ये एक प्रकार के स्थायी प्रमाण है, मतलब स्थायी प्रमाण जो भी हमारे को अभिलेख मिले हैं वो स्थायी प्रमाण है। मतलब अगर हम देखें कि भाई कोई प्राचीन समय में कोई ग्रंथ लिखा गया तो उसमें से क्या था कि ज़्यादातर या तो वो नष्ट हो जाते थे, खराब हो जाते थे। तो लेकिन जो अभिलेख थे वो या तो तांबे पर, धातु पर किसी पर लिखवाए गए थे, या पत्थरों पर, मतलब वो खराब नहीं होते। तो हमें इजीली जो है आज भी उनको पढ़ने में जो है हमें कोई कठिनाई नहीं महसूस होती। अभी भी वो सुरक्षित हैं हमारे लिए, तो वो स्थायी प्रमाण है। इनमें साहित्य के समान जो है हेर फेर नहीं किया जा सकता। देखिए, अगर कोई ग्रंथ है उसमें कुछ लिखा गया तो उसमें क्या कर सकते हैं हम? मान लो किसी ग्रंथ में से कोई पेज हम बीच में से उखाड़ दें तो वो जानकारी हम नहीं हासिल कर सकते, या फिर उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो अभिलेख हैं वो इस तरह से जो कठोर स्तरों पर लिखवाए गए हैं, तो उनमें हेर फेर करना जो है आसान नहीं होता। तो इससे क्या है कि अभिलेख का महत्व और बढ़ जाता है। अनेक अभिलेखों में उसके निर्माण की तिथियां भी उत्कीर्ण की गई हैं कि भाई वो कब जो है उत्कीर्ण करवाया गया, कब खुदवाया गया। जिस पर तिथि नहीं मिलती उसका काल निर्धारण सामान्यतः पुरालिपि और लेखन शैली के आधार पर किया जाता है। मान लो कोई अभिलेख हमें ऐसा मिला कि जिसके ऊपर उसकी तिथि नहीं लिखी गई, डेट नहीं लिखी गई कि वो कब लिखवाया गया था, तो उसकी जो लिपि है लिखने की, उससे हम पता लगा सकते हैं, जो लेखन शैली है उससे भी पता लगा सकते हैं कि भाई किस समय का यह अभिलेख रहा होगा। अभिलेखों में मौर्य सम्राट अशोक के स्तंभ लेख और शिलालेख सर्वाधिक प्राचीन एवं महत्वपूर्ण है। देखिए, अशोक के जो स्तंभ लेख हमें मिले प्रयाग, प्रशस्ति, इलाहाबाद में हमें देखने को मिला अशोक का, तो वो जो है सबसे प्राचीन अभिलेख हैं। यह अभिलेख उसके विशाल साम्राज्य के लगभग सभी भागों से प्राप्त हुए हैं। अशोक जो था उसने बहुत सारे अभिलेख जो है लिखवाए थे, लगभग सभी जगहों से हमें उसके अभिलेख मिले हैं।
सम्राट अशोक के अभिलेख 4 प्रकार की लिपियों में लिखे गए थे। अलग अलग लिपियों में वो लिखे गए 4 तरह से। अफगानिस्तान के जो शिलालेख थे उनमें अरमाइका और यूनानी लिपियों का प्रयोग किया गया। पाकिस्तान क्षेत्र में जो अभिलेख मिले उनमें खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। उत्तर और उत्तराखंड में कलसी से लेकर दक्षिण में मैसूर तक जो अभिलेख मिले हैं उनमें कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है? ब्रह्मी लिपि का। तो 4 लिपियों में जो है अशोक ने अपने अभिलेख लिखवाए थे। अशोक के अभिलेख अपने शासनकाल के विभिन्न वर्षों में उत्कीर्ण करवाए गए। देखिए कई सालों तक जब अशोक का शासनकाल रहा तो अलग अलग वर्षों के हमें अभिलेख मिले हैं। उन्हें जो है राज्य आदेश अथवा शासन आदेश कहा जाता है। देखिए अभिलेख लिखवाते क्यों थे कोई भी शासक या कोई राजा? कि भाई वो प्रजा को कोई संदेश देना चाहते हों या आने वाली पीढ़ियों को कोई संदेश देना चाहते हों, तो इनको राज्य आदेश या शासन आदेश कहा गया है इन अभिलेखों को, क्योंकि वो राजा की इच्छा और आदेशों के रूप में प्रजा के लिए प्रस्तुत किए जाते थे। भाई जो राजा चाहता था वही तो लिखवाता था, इसलिए राजा की जो इच्छा होती थी और वो प्रजा को क्या संदेश देना चाहता है, क्या आदेश देना चाहता है, इस तरह से वो अभिलेख लिखवाता था। चट्टानों पर लेखों की प्राप्ति स्थानों से संबंधित शासक के राज्य की सीमाओं का भी अनुमान लगाया जा सकता है। जहाँ जहाँ पर भी मान लो कि किसी भी क्षेत्र में हमें पहाड़ों पर चट्टानों पर अभिलेख मिलते हैं तो उनसे हमें ये पता लगता है कि भाई उसका जो राज्य का विस्तार था वो कहाँ तक था। उदाहरण के लिए अशोक के अभिलेखों के प्राप्ति स्थानों से उसके राज्य विस्तार पर प्रकाश पड़ता है। अशोक के बाद के जो अभिलेख थे उनको 2 भागों में बांटा गया है। एक थे सरकारी अभिलेख और एक थे निजी अभिलेख। सरकारी अभिलेख क्या होते हैं? सरकारी अभिलेख या तो राजकवियों की लिखी हुई प्रशस्ति हैं या भूमि अनुदान पत्र। राजकवि मतलब किसी शासक या किसी राजा के दरबार में जो राजकवि रहते थे वो प्रशस्ति का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, और वो प्रशंसा किसकी करेंगे? अपने सम्राट की, अपने राजा की। या फिर भूमि अनुदान पत्र। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि भाई भूमि का भी दान लोग करते थे इस समय में, तो इस तरह के जो अभिलेख थे वो सरकारी अभिलेख उनको माना गया है। प्रशस्तियों में जो है राजा और विजेताओं के गुणों, राजा, किसान, नगर और उनकी कीर्तियों का वर्णन किया गया है। मतलब उनकी खूब तारीफ करते थे ये लोग अपने राजाओं की। प्रशस्तियों का प्रसिद्ध उदाहरण हमें देखने को मिला समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। देखिए समुद्रगुप्त का इलाहाबाद का जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है उसमें समुद्रगुप्त के विजयों के बारे में बताया गया है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन, उसके द्वारा ये प्रशस्ति पत्र जो है लिखा गया था, जो अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण करवाया गया है। इससे समुद्रगुप्त की विजय और नीतियों का पूर्ण विवरण प्राप्त होता है कि भाई समुद्रगुप्त ने जो है किन किन क्षेत्रों में विजय प्राप्त की और उसकी नीतियाँ क्या थी, किस तरह से वो कार्य करता था। अब जो भूमि अनुदान पत्र मिले वो ज़्यादातर कहाँ खुदवाए गए हैं? ताम्रपत्र, तांबे के पत्तों पर, जिस तरह से मैंने ऊपर आपको दिखाया था ताम्रपत्र अभिलेख। इनमें ब्राह्मणों, भिक्षुओं, जागीरदारों, मंदिरों को दिए जाने वाली भूमि जो दान में दी जाती थी उसका वर्णन हमें मिलता है। अब ये जो लिखे जाते थे ये प्राकृत, संस्कृत, तमिल, तेलुगु आदि भाषाओं में लिखे गए हैं। ताम्रपत्र अभिलेख जो भूमि अनुदान अभिलेख लिखे गए हैं वो प्राकृत, संस्कृत, तमिल, तेलुगु जैसी भाषाओं में लिखे गए हैं। अब हम देखेंगे कि निजी अभिलेख क्या होते हैं। निजी अभिलेख अधिकांश मंदिरों में मूर्तियों पर उत्कीर्ण करवाए गए हैं। इन पर खुदी तिथियों से इन मंदिरों के निर्माण और मूर्ति प्रतिस्थापन के समय का भी पता चलता है। मान लो किसी मंदिर में हमें कोई अभिलेख मिला है, मूर्ति पर कुछ लिखवाया गया है या मंदिर की दीवारों पर कुछ खुदवाया गया है, तो वो क्या होते थे? वो निजी अभिलेख होते थे। ये अभिलेख तत्कालीन धार्मिक दशा, मूर्तिकला, वास्तुकला और भाषाओं के विकास पर भी प्रकाश डालते हैं। इन अभिलेखों से हमें पता लगता है कि भाई जो लोग हैं वो किस धर्म को मानने वाले थे उस समय में, किस तरह की जो है मूर्तिकला थी, वास्तुकला थी, भाषा कौन सी वो लोग प्रयोग करते थे। उदाहरण के लिए गुप्त काल के से पहले के जो अधिकांश अभिलेख हैं उनकी भाषा क्या थी? प्राकृत। और प्राकृत को क्या माना गया है? जनसाधारण की भाषा। उसके बाद जो है बौद्ध और जैन धर्म का वर्णन किया गया है। गुप्त और गुप्तोत्तर काल के अधिकांश अभिलेखों में ब्राह्मण धर्म का उल्लेख मिलता है। देखिए जब गुप्त काल और उसके बाद का जो समय था उसमें ब्राह्मण धर्म का उल्लेख मिलता है और उनकी भाषा कौन सी है? संस्कृत। ब्राह्मण धर्म क्या था कि जब ब्राह्मणों ने समाज के लिए नियम बना दिए थे कुछ कि भाई इस तरह से जो राजा है या फिर जो
जो राजा के शासन के अंतर्गत जो भी लोग आते हैं उनको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो उस समय के जो अभिलेख हैं, जो ग्रंथ है, वो किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा में। निजी अभिलेख जो है वो तत्कालीन राजनीतिक दशा पर भी प्रकाश डालते हैं। अतः 20वीं शताब्दी के एक विश्वविख्यात अभिलेखा शास्त्री डीसी सरकार के शब्दों में ये कहना उचित होगा कि भारतीयों के जीवन, संस्कृति और गतिविधियों का ऐसा कोई पक्ष नहीं है जिसका वर्णन अभिलेखों में नहीं मिलता। देखिए, सब कुछ तो हमें इन अभिलेखों से पता चल रहा है कि भाई उस समय के जो लोग थे वो किस तरह रहते हैं, किस तरह से भूमि दान देते हैं, राजा जो है वो क्या कार्य करता है, अपनी प्रजा के लिए किस तरह से काम करता है। तो दैनिक जीवन में भी हम लोग इस तरह से ही काम करते हैं। तो बहुत सारे जो है इस तरह की समानताएं हमें इस समय में भी देखने को मिलती हैं। तो ये इनका जो वक्तव्य है वो बिल्कुल सही प्रतीत होता है। ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो, और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको हमारी वीडियो की मिलती रहे।